Welcome to Math Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 6 लेक्चर 5। आज हम करेंगे गिवन्स मेथड। गिवन्स मेथड में भी जैकोबिस मेथड की तरह हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे और आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। किसका? रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। पर इसमें हम क्या करेंगे, ट्राई डायगोनल फॉर्म में चेंज करेंगे मैट्रिक्स को और फिर ये सारा काम करेंगे। जैकोबिस मेथड में भी हमने सेम यही काम किया था, पर जैकोबिस मेथड में कुछ एक ड्रॉबैक्स थी। जैसे कि कौन सी ड्रॉबैक्स थी कि जिस एलिमेंट को हम एनिहिलेट कर रहे थे प्लेन रोटेशंस यूज करके, वो रिमेन जीरो नहीं रह रहा था सबसीक्वेंस रोटेशन में, जब सबसीक्वेंस रोटेशन हो रही थी तब। तो इसलिए हमने गिवन्स मेथड को यूज किया। तो गिवन्स मेथड क्या काम करता है, टू एनिहिलेट ith jth एलिमेंट we use the orthogonal rotation matrix in ith plus 1 and jth plane। मतलब कि अगर मान लो कि A13 एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है तो I हुआ मेरा 1 और J कितना हुआ 3, तो मुझे रोटेशन जो करनी होगी वो करनी पड़ेगी 2 3 की। तो लेट A be a real symmetric matrix then Gibbons method consists of the following step। तो अभी हम करना चाह रहे हैं कि अगर मान लो मुझे एक रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दी जाए ए, तो गिवन्स मेथड कैसे काम करेगा। तो कुछ एक स्टेप्स है उसके। पहले स्टेप में तो हमें रिड्यूस करना होगा ए को ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में प्लेन रोटेशन यूज करके। प्लेन रोटेशंस कैसे यूज करेंगे वो हम देखेंगे जब ट्राई डायगोनल करेंगे, उसके बाद प्लेन रोटेशन की बात करेंगे। सेकेंड है फॉर्म स्टर्म सीक्वेंस एंड फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। स्टर्म सीक्वेंस क्या करेंगे, हम जब आइगन वैल्यूज निकालेंगे तो आइगन वैल्यूज के लिए हम वही a माइनस लैम्डा ही करेंगे, पर उसके बाद हम डायरेक्ट लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालेंगे, कुछ एक सीक्वेंस बनाएंगे। उन सीक्वेंस का नाम होता है स्टर्म सीक्वेंस। अब आखिर में हमारे पास क्या होगा, जब आइगन वैल्यूज आ जाएंगी तब हम उनकी आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो हम पहला स्टेप करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, रिडक्शन ऑफ ए टू अ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है। A1 इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, जिसमें हमारे पास क्या होगा, A12 इज इक्वल टू होगा A21 के, एंड A13 इज इक्वल टू होगा A31 के, एंड A23 इज इक्वल टू A32 के इक्वल होगा। मतलब ये वाला एलिमेंट मेरा इसके इक्वल है, ये वाला एलिमेंट मेरा इसके इक्वल है, और ये वाला एलिमेंट मेरा इसके इक्वल है। ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब इसमें हमें क्या करना है, here only one element A13 is to be reduced to 0। हमारे पास अगर मैं A13 को 0 बना दूं तो मेरी ये ट्राई डायगोनल फॉर्म बन जाएगी। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ट्राई डायगोनल का इतना जिक्र हो रहा है और ट्राई डायगोनल तो हमने पढ़े ही नहीं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। तो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिस Aij जिसे ट्राई डायगोनल कब बोलेंगे, अगर Ij इज इक्वल टू 0 हो जाए फॉर I माइनस j का मोड ग्रेटर देन 1 हो जाए। कि जब हमारा I और j का जो डिफरेंस होगा उसके साइन को नहीं देखना है, बस मैग्नीट्यूड का। I माइनस j का जो डिफरेंस होगा उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 से ग्रेटर आ रहा है तो उस एलिमेंट को 0 होना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाती है पूरी मैट्रिक्स में तो वो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 की मैट्रिक्स में क्या होगा, यहाँ वाली पोजीशन का एलिमेंट क्या है, 1 3 है। तो 1 और 3 के बीच का गैप देखो, A13 के गैप देखो, 1 माइनस 3 कितना होता है 2, माइनस 2 मतलब पर मैग्नीट्यूड देखना है हमें यहाँ पे, 2 ग्रेटर है 1 से, तो वो एलिमेंट क्या होगा 0। ट्राई डायगोनल का मतलब है कि ये डायगोनल एलिमेंट है। ये हमारे पास ऊपर का मतलब जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल के डायगोनल के ऊपर वाली लाइन है और ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाली लाइन है। ठीक है, तो ये 3 डायगोनल हो गए, 1 डायगोनल, 2 डायगोनल, 3, मतलब ट्राई डायगोनल। 3 डायगोनल की फॉर्म बनेगी और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। उस फॉर्म को हम बोलते हैं ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। ट्राई का मतलब 3, डायगोनल का मतलब ये वाली लाइन। तो हमारे पास क्या होगा, ऐसी अगर 3 लाइनें बनती है हमारे पास
डायगोनल जैसी, तो हम उसे बोलेंगे ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। अब आती है 4x4 की बारी। 4x4 में प्रिंसिपल डायगोनल, इससे ऊपर वाली लाइन, इससे नीचे वाली लाइन, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो 2 से क्या है, वो 1 से क्या है, ग्रेटर है। अब समझ आया ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स है क्या। तो हम जो पीछे मैट्रिक्स कर रहे थे, इसमें जो ट्राई डायगोनल बनने में कौन सा दिक्कत दे रहा है, A13, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स में सिर्फ ये एलिमेंट दिक्कत देता है, A13 और A31। अगर मैं A13 और A31 क्या है मेरे पास, सेम, A13 और A31 दोनों क्या है, सेम है मेरे पास, तो मुझे एक एलिमेंट को 0 बनाना है। अगर ये 0 बन जाता है तो ये मैट्रिक्स ट्राई डायगोनल बन जाएगी। तो ये 0 कैसे बनेगा, इसके लिए हमें एक रोटेशन मैट्रिक्स चाहिए। टू एनिहिलेट A13 वी यूज ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन द प्लेन 2-3। क्यों चाहिए मुझे 2-3 प्लेन में, सोचो कि हमने गिवंस मेथड किया था, तो i-j एलिमेंट को अगर एनिहिलेट करना है तो मुझे i+1 और j प्लेन चाहिए। यहाँ एलिमेंट है 1-3, तो i हुआ मेरा 1 और j हुआ मेरा 3। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 1+1 और 2 प्लेन, वो 1+1 और 3 प्लेन चाहिए, क्योंकि j की जगह 3, तो 2-3 प्लेन में रोटेशन चाहिएगी मुझे। तो टू एनिहिलेट A13 वी यूज ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन द प्लेन 2-3 Rx θ। अब रोटेशन की बात कर लेते हैं। यदि हमारे पास 1-2 प्लेन में चाहिए तो हमें Rz θ वाली वैल्यू यूज करनी पड़ेगी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। यदि प्लेन मुझे 2-3 वाला चाहिए जिसमें रोटेशन करनी है, तो मुझे जो मैट्रिक्स यूज करनी है ऑर्थोगोनल की, वो Rx θ की यूज करनी है। और यदि मुझे प्लेन चाहिए 1-3 का, तो मुझे जो रोटेशन यूज करनी है मैट्रिक्स, वो Ry θ की यूज करनी है। ये बहुत इजीली आपको याद रह जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 2-3 वाला प्लेन है, तो मुझे Rx θ की मैट्रिक्स चाहिए ऑर्थोगोनल रोटेशन की। तो रोटेशन क्या होती है Rx θ की, B1 = अगर ये किसी को नहीं पता है कि Rx θ, Ry θ और Rz θ, तो आप लेक्चर 3 सुन सकते हो, उसमें ये रोटेशन का बताया गया है। इवन की जैकोबिज में भी ये बताया गया है। तो B1 Rx θ कौन सी है, 1 0 0 0 cos θ माइनस साइन θ, 0 sin θ cos θ। और अगर आपको नहीं पता चलता है तो जो Rx θ है, तो जो फर्स्ट रो होगी उसमें 1 0 0 आएगा। अगर यहाँ Ry θ होता तो सेकंड रो में 0 1 0 आता, और अगर Rz θ होती तो हमारे पास थर्ड रो में आता 0 0 और 1। अब रही बात साइन और कोस को कैसे लेने की। अगर मेरी फर्स्ट पोजीशन पे 1 है तो इसके यहाँ पे भी 0 आए, कॉलम भी 0 होगा और रो भी 0 होगी कोरेस्पोंडेंस, और बाकी जगह पे cos θ माइनस साइन θ और cos θ होगा। अगर यही मेरी Ry की होती तो मेरा सेकंड जो रो है वो होती 0 1 0, तो जहां 1 है उसके ऊपर भी 0 आता और नीचे भी 0। बाकी पोजीशन बची ये वाली, तो यहाँ कोस आता, यहाँ माइनस साइन आता, यहाँ पे साइन आता और यहाँ पे कोस आता। इस तरीके से ये वैल्यूज होती है अगर आपको नहीं पता है तो। और z में सेम ऐसे ही होता। तो हमारे पास क्या होगा, एज B1 इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देयरफॉर B1 इनवर्स = B1 कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है कि उसका इनवर्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो मुझे क्या करना है, इसे ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में बनाना है। तो B1 इनवर्स A1 B1। अब B1 क्या है, ये मैट्रिक्स हमने जो ऊपर ले रखी है। A1 हमारे पास क्या है, जो हमने गिवन मैट्रिक्स मानी थी, और मेरे पास ये क्या होगा, B1 हो जाएगा। तो हमारे पास B1 इनवर्स A1 B1 इनवर्स ट्रांसपोज है B1 का। यहाँ पे B1 आ गया, बीच में A1 आ गया। जब मैंने इन तीनों की मल्टीप्लाई की तो वो हमारे पास क्या आएगा, रिजल्टिंग क्या है हमारे पास, कि मुझे A13 एलिमेंट को रिमूव करना है। मतलब कि मुझे फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट को क्या करना है, रिमूव करना है। तो B1 इनवर्स A1 B1 को हम देखना चाहते हैं कि वो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। तो रिजल्ट क्या आएगा कि हमने मैट्रिक्स की फॉर्म लिख ली, अब इनको रो और कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, जो कि रिजल्ट आया ये।
अब मुझे फर्स्ट और ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, जो कि रिजल्ट आया A11 A12 कोस थीटा प्लस A13 साइन थीटा माइनस A12 साइन थीटा प्लस A13 कोस थीटा। अब हमारे पास क्या है, सेकंड ये हमारे पास आ गया, ये आ गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे A13 जो इस पोजीशन का एलिमेंट है इसे 0 बनाना है। हमें कौन से एलिमेंट को 0 बनाना है, इस एलिमेंट को 0 बनाना है, क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे है, 1 3 की पोजीशन पे। और इस एलिमेंट को 0 बनाना है क्योंकि ये कौन सी पोजीशन पे है, 3 1 की पोजीशन पे। हमें पता है A12 किसके इक्वल है, हमें पता है A12 किसके इक्वल है, यहाँ पे A21 के। A13 किसके इक्वल है हमारे पास, A31 के। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या करना है, इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाना है, तो इन्हें 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, विच विल बी 0 इफ माइनस A1 साइन थीटा प्लस A13 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। क्योंकि A12 हमारे पास क्या होगा कि A12 किसके इक्वल है, A21 के, और A13 किसके इक्वल है, A31 के। तो हमारे पास यहाँ से गौर से देखो तो ये जो दोनों एलिमेंट है हमारे पास, ये वाला और ये वाला क्या हो गए, सेम हो गए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, इन्हें 0 रखना है। तो वो हमने क्या किया, यहाँ पे 0 रख दिया। अब इसे 0 रखा तो इस एलिमेंट को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, साइन को जब कोस से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट थीटा आ जाएगा, और A13 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे देखो A13 कोस थीटा इज इक्वल टू A12 साइन थीटा होगा। और जब हम साइन थीटा को A13 बाई A12 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा हो जाएगा। तो यही वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पे। यहाँ से हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा obtained in 1 the elements at positions 1 3 and 3 1 of matrix B1 inverse A1 B1 reduced to 0, thus we obtained a tridiagonal matrix of order 3। मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से थीटा की वैल्यू लेनी है, और हमें क्या करना है, जहां पे जो ये मैंने मैट्रिक्स बनाई थी B1 इनवर्स A B1, वहां पे इस पोजीशन पे इस पूरी मैट्रिक्स में थीटा की वैल्यू पुट करनी है। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिड्यूस 0 होते ही ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स बन गई। अगर ऐसे ही मेरे पास इन जनरल मैट्रिक्स अगर होती है ऑर्डर n की, तो मुझे कितनी प्लेन रोटेशन चाहिएगी, मुझे प्लेन रोटेशन चाहिएगी 1/2 n-1 और n-2। तो मान लो कि अब n 3 है, n अगर मेरा मान लो 3 है, अभी हम 3 की करके आए हैं, 3 - 1 3 - 2 अपॉन 2, तो कितना आया 2 × 1 × 2, तो इज इक्वल टू में 1। कि हमें ट्राइडायगोनल बनाने के लिए सिर्फ कितनी रोटेशन चाहिएगी, एक रोटेशन चाहिएगी। अगर 4 डिग्री की और 4 डिग्री ऑर्डर की होती मैट्रिक्स तो हमें 2 रोटेशन चाहिए होती। तो इस तरीके से हम अगर n डिग्री के मैट्रिक्स है तो हम निकाल सकते हैं कि हमें कितने B1 B2 B3 चाहिए। अब हमारा आता है सेकेंड स्टेप, आइगन वैल्यूज निकालने का। तो टू फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि जो ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू है वो सेम उसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी जो हमने मानी थी। तो लेट द रिजल्टिंग ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 आफ्टर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हमने जब पहली ट्रांसफॉर्मेशन की, मतलब B1 ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जब हमने B1 को A1 ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जब हमने B1 इनवर्स A1 B1 किया तो जो मुझे मैट्रिक्स मिली, B1 जो हमारी होती है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, जो हमने चाहिए थी कितनी रोटेशन है। तो हमारे पास क्या हुआ कि इसके बाद ये फॉर्म बन गई हमारी, ट्राइडायगोनल बनते ये पोजीशन 0 ये पोजीशन 0। अल्फा 1 1 वो है जो इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट था, अल्फा 1 2 वो है जो सेकंड था इस पोजीशन का। तो हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में नेम दे दिया हमने इसे। तो अब हमारे पास क्या है, हमें पता है आइगन वैल्यूज कैसे निकलते हैं मैट्रिक्स की, A माइनस लैम्डा का जो हमारे पास क्या होती है मैट्रिक्स की, कि यहाँ पे जो मैंने मैट्रिक्स मानी है A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, कि हमें क्या करना है A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, और A जो मैंने मैट्रिक्स मानी है वो ये वाली मैट्रिक्स मानी है
ट्राई डायगनल, तो हमने क्या किया, यहाँ पे लैम्डा माइनस किया डायगनल पोजीशन पे और उसका डिटर्मिनेंट निकाल के 0 कर दिया। अब मोस्टली हम क्या करते हैं कि डिटर्मिनेंट निकाल के 0 करते हैं और 3x3 किया तो क्यूबिक इक्वेशन बनेगी जिसे हम सॉल्व करते होते हैं। पर गिवंस मेथड में ऐसा नहीं करना, स्टर्म सीक्वेंस बनानी है। वो सीक्वेंस क्या है, हमें एफ नोड लैम्डा को 1 लेना है, हमें F1 लैम्डा को पहली पोजीशन लेनी है, ये वाली हमारी ये पोजीशन होगी F1 लैम्डा। अब हमारे पास क्या होगा, F2 लैम्डा मेरे पास क्या होगा, ये वाली, ये वाली मैट्रिक्स है, ये मेरी होगी F2 लैम्डा। अब मेरी क्या है, अब F2 लैम्डा क्या है, ये अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा, अल्फा 1 2, अल्फा 1 2, अल्फा 2 2 माइनस लैम्डा। इसमें कंफ्यूज मत होना, जो मैट्रिक्स मैंने ली थी वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी। उसके बाद जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया था, मतलब B1 इनवर्स ए B1 किया था, तो भी वो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनी थी। तो हमारी इस मैट्रिक्स को हमने F2 लैम्डा लिया और इसका डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट निकाल के आया अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा, अल्फा 2 2 माइनस लैम्डा माइनस अल्फा 1 लैम्डा का स्क्वायर। जब मैंने इसे अल्फा नोड की फॉर्म में लिखना चाहा तो अल्फा 1 1 लैम्डा क्या है, अल्फा 1 लैम्डा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा अल्फा 2 लैम्डा था वो वहाँ था अल्फा 2 2 माइनस लैम्डा, अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा की जगह मैंने F1 लैम्डा पुट कर दिया, माइनस अल्फा 1 2 स्क्वायर, यहाँ 1 था, 1 की जगह हमने पुट कर दिया F0 लैम्डा। अब मुझे चाहिए F3 लैम्डा। F3 लैम्डा के लिए मुझे 3x3 की मैट्रिक्स ले ली मैंने, वही वाली, और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। इसका डिटर्मिनेंट हम थर्ड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, थर्ड रो के। मोस्टली हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करते हैं। अब हम थर्ड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे ताकि मेरा जो फॉर्मूला है वो F2 और F1 की फॉर्म में आ जाए। F3 लैम्डा मैंने थर्ड रो में एक्सपेंड किया तो इस एलिमेंट को लिया, तो ये कॉलम छोड़ दिया, ये छोड़ दी, क्या बचा मेरे पास, अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा, अल्फा 1 2, अल्फा 1 2, अल्फा 2 2 माइनस लैम्डा। अब मेरे को क्या लेना है, ये सेकंड वाला लेना है। सेकंड वाला लेते हैं तो हम सिंबल चेंज करते हैं, माइनस का आ गया यहाँ पे। हमने क्या किया, सेकंड कॉलम छोड़ दिया, थर्ड रो छोड़ दी, तो मुझे क्या मिला, अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा 0, अल्फा 1 2 और अल्फा 2 3 मिल गया। अब जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या है, आफ्टर अल्फा 2 लैम्डा, ये मेरे पास क्या है, अल्फा 2 लैम्डा मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा 2 3 लिख दिया हमने। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या बना, अल्फा 2। यहाँ पे जब हमने थर्ड को इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आया, अल्फा 2 3, यहाँ आया अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा और अल्फा 2 3 और माइनस में 0। अल्फा 2 3 अल्फा 2 3 बाहर पड़ा है तो अल्फा 2 3 का क्या हो गया, स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी थी, अल्फा 1 लैम्डा की वैल्यू थी, जो कि हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो देखो अल्फा 3 है तो 2 और 1 में आ रहा है, और यहाँ पे अल्फा 2 था, यहाँ क्या था, ये अल्फा 2 लैम्डा था, तो जब यहाँ पे 2 था तो 1 और 0 में आ रहा है। और जब हमारे पास यहाँ पे अल्फा 1 था तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे अल्फा जब 1 है मेरे पास तो यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे ये है F नोड लैम्डा हमारे पास। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस देखो किस तरीके की बनी है, आप यहाँ पे देखो, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखो, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है, और यहाँ पे 2 और 1 में ये हो रहा है हमारे पास लास्ट में, ये 2 3 है, यहाँ पे ये दिक्कत बनते हैं ना, ये 2 3 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास ये सीक्वेंस में देखो क्या क्या सिमिलरिटी है, 2 है तो 1 और 0 में रिड्यूस हो गया, 3 है तो 2 और 1 में रिड्यूस हो गया, यहाँ पे 2 है तो 2 2 आएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 3 आएगा, यहाँ पे 2 है तो 1 2, और यहाँ पे 3 है तो 2 3, मतलब एक कम वाला एलिमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन जनरल द रिकरेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे k जाता, मतलब ऑर्डर k हो जाता मैट्रिक्स का, तो यहाँ आता अल्फा k माइनस लैम्डा एफ के माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे 3 था तो 2 बन रहा था, एक कम हो रहा था, माइनस में अल्फा k माइनस 1 डॉट k, क्योंकि यहाँ पे 2 था तो 1 2 आया था, 3 था तो 2 3 आया था, तो एक कम आ रहा था k के साथ, इसका स्क्वायर, और एफ के माइनस 2 की लैम्डा, k 2 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। अब हमारा क्या है, जो इक्वेशन में F3 लैम्डा आया है
जो मेरे पास ये f3 लैम्डा आया था इसको 0 के इक्वल रखना है। जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट को 0 के इक्वल रखते हैं तो वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे किसी भी स्टैंडर्ड मेथड से, क्योंकि हमें ये क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है, क्यूबिक इक्वेशन को आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से करो चाहे हिट एंड ट्रायल मेथड से करो, तो आपको रूट्स मिलेंगे और वो रूट्स होंगे गिवन मैट्रिक्स के। स्टेप थर्ड है आइगन वेक्टर निकालने का। लेट y बी एन आइगन वेक्टर ऑफ द ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स P एंड हमारी जो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बन के आई उसका नाम हमने P दे दिया। जो हमारी ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बन के आई थी उसको नाम हमने दे दिया P, कि B इनवर्स A1B था उसको हमने नाम दे दिया P, तो उसका आइगन वैल्यू हो गया y। Let B1, B2, Bj be the orthogonal matrices reduced in reducing the matrix A to the tridiagonal matrix। मतलब कि हमारे पास B1, B2, Bj, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि पीछे A1 लिया था, हम स्टेप वाइज नाम दे रहे हैं कि हमने यहाँ पे नाम दे दिया कि ट्राइडायगोनल मैट्रिक्स बनने के बाद वो P बन जाती है, और यहाँ पे B1, B2, Bj जितने भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चाहिए थे हमें ट्राइडायगोनल फॉर्म बनाने में A को, उन सबको हम ले लेंगे, वो होती है हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। जब हम इन सब मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर y के साथ करेंगे तो वो हमें किसकी आइगन वेक्टर देंगी, a की आइगन वेक्टर दे देगी। जब आप एग्जाम्पल करोगे तो आपको इजीली समझ आएगा, तो हम एग्जाम्पल करते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1। देखो यहाँ पे ये वाली पोजीशन इसके इक्वल है, ये वाले इसके इक्वल है और ये वाले इसके इक्वल, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। टू ट्राई डायगोनल फॉर्म बाय गिवंस मेथड, पहले तो इसे ट्राई डायगोनल फॉर्म मतलब फर्स्ट स्टेप करना है। फाइंड द आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, मतलब कि जो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगी उसकी जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू होगी उसके कोरस्पॉन्डेंस मुझे आइगन वेक्टर निकालना है फ्रॉम द आइगन वेक्टर्स ऑफ द ट्राइगोनल मैट्रिक्स। और हमें क्या करना है, यहाँ पे ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स से हमें इस मैट्रिक्स की आइगन वेक्टर निकालनी है। तो हमें सारे काम करने हैं, स्टेप 1 से लेके स्टेप 3 तक हमें क्या करने हैं, सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे ट्राइगोनल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये ट्राई डायगोनल है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो अब हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट रिडक्शन ऑफ ए टू अ ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें ए को ट्राई डायगोनल बनाना है। तो मैट्रिक्स ए अब कैसे बनाते थे हम, कि हमें A13 की पोजीशन के एलिमेंट को 0 बनाना है। ओनली वन नॉन ट्राई डायगोनल एलिमेंट हमारे पास, क्योंकि 3 क्रॉस 3 में सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जो ट्राई डायगोनल बनने में दिक्कत दे रहा है, वो होता है A13। तो A13 की जगह क्या पड़ा है, 2 पड़ा है, जिसे हमें 0 में रिड्यूस करना है। इसे करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक रोटेशन चाहिए सिर्फ। वो रोटेशन कैसे होएगी, जब हम एनिहिलेट करेंगे A13 को, मतलब A13 एलिमेंट को एनिहिलेट करना है। तो I कितना हो गया मेरा, यहाँ पे I हो गया मेरे पास 1 और J हो गया मेरे पास 3। तो मुझे कौन सी रोटेशन चाहिए, I+1 और J की चाहिए, मतलब 2 3 प्लेन में रोटेशन चाहिए। जिस प्लेन में रोटेशन चाहिए होती है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चाहिए होती है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जब 2 3 होता है तो RX वाली यूज होती है। 2 3 में RX थीटा की मैट्रिक्स यूज होती है, तो वो होगी B1 जो है 1 0 0 0 कोस थीटा माइनस साइन थीटा 0 साइन थीटा कोस थीटा। ये हो गई मेरे पास RX थीटा की मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब मुझे पता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू A13 बाई A12। थीटा कैसे निकलता होता है, सबसे पहले हमें थीटा निकालना होता है। थीटा कैसे निकाला था हमने पीछे, B1 इनवर्स A B1 किया था। तो यहाँ से एक P मैट्रिक्स आई थी हमारे पास, और इस मैट्रिक्स में 1 3 एलिमेंट को हमने किसके इक्वल रखा था, 0 के इक्वल रखा था। तो वो सारा प्रोसेस हमें एग्जाम्पल में नहीं करना है, क्योंकि हमने वो सारे स्टेप करके यही कंक्लूजन निकाला था कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है, A13 बाय A12 के। और A13 हमारे पास क्या है, यहाँ पे 2 है, और A12 कितना है, 2 है हमारे पास। तो 2 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिला, 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/4। टेंजेंट थीटा 1 कब होता है, जब थीटा क्या आता है, π/4 होता है। ऐसे तो हमारे पास 0 से लेके 360 तक थीटा की जो वैल्यू है वो 1 है, वो काफ़ी जगह पे आती है। पर हमें क्या करना है, रेंज सूटेबल रेंज, हमने जोकोबिज में भी पढ़ा था
कि जो हम सूटेबल रेंज लेंगे वो -π/4 से लेके π/4 के बीच की लेंगे। तो हमें π/4 पे थीटा मिल रहा है जो 1 आ रहा है, तो हम थीटा को प्रेफर करेंगे π/4। तो हमने क्या किया, थीटा π/4 लिया जो कि हमें B1 में पुट करना है। जब हमने B1 में π/4 किया तो 1000 कोस π/4 कितना होता है 1/√2, साइन π/4 कितना होता है 1/√2। तो कोस थीटा और साइन थीटा दोनों ही सेम हो जाते हैं π/4 पे, तो हमारे पास ये वैल्यू मिल गई। तो हमारे पास क्या होगा, A1 = B1 इनवर्स AB1। हमें क्या करना है, A1 निकालना है, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है। तो B1 B1, तो हमारे पास क्या होगा, B1 हमारे पास B1 इनवर्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो 1000 0 1/√2 जो रो है इसकी वो कॉलम बन जाएगी, और यहाँ पे A मैट्रिक्स आ गई जो गिवन मैट्रिक्स थे, और यहाँ पे हमने B1 मैट्रिक्स लिख दी। जब हमने इन तीनों का प्रोडक्ट किया तो मुझे मिली 1 2√2 0 2√2 3 0 0 0 -1। तो हमें क्या मिल गई, ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स मिल गई है, क्योंकि एक डायगोनल ये हो गया मेरे पास, एक डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। इन तीनों के अलावा हमारे पास बाकी जो पोजीशन बची वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये बन गया ट्राई डायगोनल फॉर्म। सेकेंड स्टेप हमें क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने हैं A के। तो हमें A1 - λI इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रखना है, 0 के। जो ट्राई डायगोनल मैट्रिक्स बनी है उनमें से -λI कर दो, तो हमारे पास आई थी 1 2√2 0 2√2 3 0 0 0 -1। तो जो डायगोनल एलिमेंट है वहां पे -λ कर दो, तो हमारे पास क्या बन गया, A1 - λI बन गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है स्टर्म सीक्वेंस से। स्टर्म सीक्वेंस क्या कहती है, F नोड लैम्डा क्या आना है 1, F1 लैम्डा क्या आएगा हमारे पास, A11 - लैम्डा। तो A11 - लैम्डा कितना है 1 - लैम्डा। F2 लैम्डा हमारे पास क्या होता है, ये वाली मैट्रिक्स, F2 लैम्डा होती है हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स। तो ये वाली मैट्रिक्स हमने एज इट इज लिख दी। इसे जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 3 - लैम्डा, और 1 - लैम्डा क्या है, F1 लैम्डा माइनस 2√2 लैम्डा का स्क्वायर F नोड लैम्डा। हमने वही स्टर्म सीक्वेंस का यूज किया है जो आपने पहले पढ़ी थी। क्या थी स्टर्म सीक्वेंस हमारे पास, यहाँ पे स्टर्म सीक्वेंस थी Fk = अल्फा k माइनस लैम्डा Fk -1 लैम्डा माइनस में Fk -1 डॉट Fk का स्क्वायर और Fk -2 लैम्डा, ये थी हमारे पास। तो k हमारे पास अगर 2 रखते हैं तो हमारे पास यही सीक्वेंस बनेगी, और यहाँ पे हमने लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा तो सिंपल इसका डिटर्मिनेंट निकाल देना। डिटर्मिनेंट निकालोगे तो लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5 ही आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, F3 लैम्डा करना है। तो F3 लैम्डा उसमें k में क्या करोगे, 3 पुट करोगे तो आपको ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे ये बेनिफिट हो जाएगा कि F2 लैम्डा आपको निकालना नहीं पड़ेगा। F2 लैम्डा जो हमने पीछे निकाला था वो बस यहाँ पे पुट करना है, और F1 लैम्डा जो निकाला था वो यहाँ पे पुट करना है। जब हमने क्या किया, 0 से मल्टीप्लाई की, तो 0 से मल्टीप्लाई करते 0 बन जाएगा। तो ये सेकेंड टर्म तो कुछ बचेगी नहीं, बची फर्स्ट टर्म जो कि है -λ -1। F2 लैम्डा आया था लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा -5। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो मुझे 3 फैक्टर्स मिले। अब हमें क्या करना है, F3 लैम्डा को = क्या रखना है, 0 रखना है। F3 लैम्डा को = 0 रखना है। तो मुझे लैम्डा की वैल्यूज क्या मिली, -1 -1 और 5। ये तीनों ही आइगन वैल्यूज है A की और A1 की। दोनों की आइगन वैल्यूज क्या है, सेम है। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के कोरस्पोंडेंस आइगन वेक्टर निकालना था, तो लार्जेस्ट इन मैग्नीट्यूड कौन सी हो गई, 5। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड निकालनी थी हमें, तो हमारे पास वो क्या हो गई, 5 हो गई। 5 के कोरस्पोंडेंस आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, A1 - λI y = 0। आइगन वेक्टर निकालने का सेम वही कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है हमारे पास, A1 Ax = λx। A मैं कोई जनरल मैट्रिक्स ले रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे Ax = λx और x क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए मेरे पास। तो कोई भी आइगन वैल्यू जिसके कोरस्पोंडेंस आपको आइगन वेक्टर निकालना है तो आपको ये डेफिनेशन यूज करनी है। तो हमें यहाँ पे A1 मैट्रिक्स चाहिए
और हमें x की जगह में हमने नाम दिया आइगन वेक्टर का y, तो a1 माइनस लैम्डा आई इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या होगा, a1 मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी उसमें से लैम्डा कौन सा चाहिए, 5 के कोरस्पोंडेंस, तो a माइनस लैम्डा हमने किया है। तो डायगोनल एलिमेंट्स में जो हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स थी, ये जो मेरे पास मैट्रिक्स थी a माइनस लैम्डा, ये वाली a माइनस m, यहाँ पे लैम्डा की जगह हमें 5 पुट करना है। 5 पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगी, यही वैल्यू मिलेगी। तो ये मैट्रिक्स मिलेगी मुझे, इनटू हो गया y1 y2 y3 इज इक्वल टू 0। मुझे 3 इक्वेशन मिलेगी। पहली इक्वेशन है 4y1 माइनस 2√2y2 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2√2y1 माइनस 2y2 इज इक्वल टू 0। थर्ड है माइनस 6y3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम थर्ड को सॉल्व करते हैं, तो y3 मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। फिर मुझे इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इनमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूमिंग मेथड करना पड़ेगा। तो हम y1 को 1 एज्यूम कर लेते हैं, तो y2 की मुझे वैल्यू मिल जाएगी √2। तो y1 हमने लेट कर लिया y1, y2 मेरे पास आ गया √2, y3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक इक्वेशन थी, दो वेरिएबल थे, तो हमें किसी ना किसी एक को एज्यूम करना था। तो हमने y1 को 1 एज्यूम कर लिया, तो मुझे y मिल गया 1√2 0। ये मुझे आइगन वेक्टर मिल गया लार्जेस्ट एलिमेंट के कोरस्पोंडेंस। अब मुझे चाहिए आइगन वेक्टर ए के कोरस्पोंडेंस। ए के कोरस्पोंडेंस आइगन वेक्टर क्या होता है, जितनी भी रोटेशन मिली है, जितनी भी रोटेशन मैट्रिक्स होती है, उन सब की प्रोडक्ट y के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो रोटेशन सिर्फ एक थी यहाँ पे b1, तो हमने 1 0 0, ये 0 1/√2 माइनस 1/√2 0 1/√2 1/√2। जब इसको y के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिली 1 1 1, जो कि a की क्या है, आइगन वेक्टर है। यहाँ पे हमारा गिवन्स मेथड कंप्लीट होता है। हमारे पास नेक्स्ट जो है हाउस होल्डर मेथड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट करते हैं। हो सके तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश करना, ताकि आपको पता चलेगा कि ये मेथड आपको समझ आया या नहीं आया है। किसी भी प्रकार के नोट्स, क्वेरीज एंड पीडीएफ फाइल चाहिए इस वीडियो की, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।